नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बताएंगे पंजाब सरकार ने बुजुर्गों के लिए करी एक खास योजना के ऐलान के बारे में। फिर चर्चा इस वक्त के सबसे चर्चित मुद्दे पर, वक्फ बिल के बारे में। दिखाएंगे कैसे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने ही करी वक्फ विरोधियों की बोलती बंद। फिर चर्चा उस पर भी कैसे ट्रम्प टैरिफ की चपेट में आया पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका, तो क्यों ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया। आखिर में बताएंगे दिल्ली में सबसे पहले किन लोगों को मिलेगा आयुष्मान कार्ड। पंजाब सरकार ने हाल ही में राज्य बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, जिसके बाद अब एक बार फिर मान सरकार ने एक बेहद ही खास योजना का ऐलान किया है, जिसके बाद बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा का सपना पूरा होने वाला। पंजाब की भगवत मान सरकार जल्द ही बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएगी, जिसके लिए सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू करने जा रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट ने तय किया है कि पंजाब में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की जाएगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये योजना बनाई है। 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग इसमें जा सकेंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। रजिस्ट्रेशन इसके लिए अप्रैल में होगा और मई में ये यात्रा शुरू होगी। साथ ही बताया कि यात्रा करने वालों को एयर कंडीशनड गाड़ियों में लेकर जाया जाएगा। वहीं इसमें आवेदन करने के लिए सरकार की तरफ से जल्द ही जो साइट्स है वो भी बता दी जाएंगी, जिसके बाद अगर आपको पूरी सेवाओं के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना है तो आप इस पर आवेदन कर पाएंगे। संसद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जबरदस्त घमासान देखने को मिला। विपक्ष इस पर हंगामा करता रह गया और बिल लोकसभा में बहुमत के साथ पास भी हो गया। विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े। इस बीच उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ विरोधियों और जो मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं, राजनीतिक मुसलमान। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। वक्फ बोर्ड की संपत्ति 200 बीघा के ऊपर अकबर अहमद डंपी का कब्जा है, कांग्रेस के यूथ संजय गांधी जी के साथी। उत्तराखंड के अंदर जहां 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है। दूसरे इनके सांसद शहीदुज्जमा जो मुजफ्फरनगर से सांसद थे, कलियर के अंदर बंगला कब्जा के बैठे हैं वक्फ का। क्या है भाई, असदुद्दीन ओवैसी 8 रुपए एकड़ के किराएदार हैं साल के। 1000 बीघा जमीन, अखबार उठाइए, कागज उठाइए, जो हैदराबाद में जो छपते हैं उन पेपर्स को उठाइए। कैसे कैसे जमीनों के ऊपर आपने उन जमीनों के ऊपर कब्जे किए, कैसे आपके लोगों ने उन्हें बेचा, कैसे आपके भाइयों के नाम पे लैंड ग्रैब का केस चला। असदुद्दीन ओवैसी बताए ना, हमें खुशी है असदुद्दीन ओवैसी ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया वक्फ की संपत्ति पर आपको, लेकिन ये भी बताना पड़ेगा कितने मुसलमान फ्री पढ़ा रहे हो। ये मुसलमान गरीबों का हक है। आज मोदी सरकार ये चाहती है कि गरीबों का हक गरीबों को मिले। आपके पेट में दर्द किस बात का हो रहा है? आप बताइए नहीं तो कि वक्फ की संपत्ति पर 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। 75 साल में आपने क्या किया? तब तो बीजेपी नहीं थी, तब तो मोदी जी नहीं थे। 75 साल में सिर्फ औकाफों में लूट हुई है, और लूट इतनी बड़ी लूट हुई है कि नीचे से ऊपर तक सारे लुटेरे। वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा है। इसके अध्यक्ष, इसके सदस्य, इसके मुतवल्ली सब चोर, कर्मचारी, अधिकारी सब चोर। मैं कह रहा हूं ईमानदारी दिखाओ। कहें सारे के सारे ओवैसी साहब कहें देश की आजादी से लेके आज तक सबकी सीबीआई इंक्वायरी कराओ। मेरे भी 2 साल के कार्यकाल हो गया, मेरी भी इंक्वायरी कराओ। जिन्होंने वक्फ की पैसे को लूटा होगा, जिसने जमीनों को खुर्द-पुर्द किया होगा, सब जेल जाएंगे। उनकी प्रॉपर्टी से रिकवरी हो ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। गरीबों का हक मार के चंद अमीर बैठ जाए और अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताए, ये नहीं चलना चाहिए। हमारा मानना है ईमानदारी पे आइए। आपने जो पैसा, जो आप इतना तिलमिला रहे हैं आज वक्फ के ऊपर, इतना बोल रहे हैं, आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं जमीनें व मस्जिदें बंद हो जाएंगी, सारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, सारा ऐसा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आपको लगता है आपकी जो हजारों बीघा जमीन आपके पास, 3000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है असदुद्दीन ओवैसी के पास। जरा पूछिए ओवैसी साहब कितने मुसलमानों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये आप 3000 तो किसी गरीब को दे दो। मेरे पास भी 3000 बीघे जमीन होती तो मैं वक्फ के खिलाफ बोल पाता क्या? मैं भी नहीं बोल पाता। सच्चाई है। वो लोग जिनकी जा रही है वो चिल्ला रहे हैं, उनको ये डर है ये कहीं गरीब मुसलमानों को ना मिल जाए, ये कहीं पसमानदा मुसलमानों को ना मिल जाए, वो डर है। और हम ये कह रहे हैं देश जाग रहा है, और इस उम्मीद का नाम, इस वक्फ का नाम, अब जो नया अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है इसका नाम मोदी जी ने रखा है उम्मीद।
भारत के मुसलमानों को उम्मीद जगी है मोदी जी से, और उम्मीद की किरण रिजिजू जी के रूप में हमें नजर आ रही है कि ये अमेंडमेंट होगा, चीजें बेहतर होंगी। हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं, हम हिंदी हैं, भारतीय मुसलमान हैं। हिंदुस्तान की, भारत की सारी संपदाओं पे अगर मेरा अधिकार, मैं सारी योजनाएं मैं ले रहा हूं, देश की सारी प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार, सारे रोड मेरे, सारे बस स्टैंड मेरे, रेलवे स्टेशन मेरे, मैं कहता हूं मैं भारतीय हूं, सब कुछ मेरा, तो मेरी चीज पे भी क्या देश का अधिकार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और इसलिए हमने कहा कि जो लोग इस सारी एबीसीडी से ऊपर हैं, हमने कहा इसीलिए कि जो वक्फ की संपत्ति पे है, इसके ऊपर पहला अधिकार शहीद सैनिक परिवार का है। जो देश के लिए जीता है, उसका तो कोई धर्म नहीं होता, तो पहला अधिकार उसे मिलना चाहिए, उसका हक है, सबसे पहले उसे उसका हक दो। अगर ये वक्फ की संपदा है, ये देश के काम आनी चाहिए, ये समाज के काम आनी चाहिए, मुसलमानों के काम भी आनी चाहिए, जो गरीब शोषित वंचित वर्ग है, और तभी देश विश्व गुरु बनेगा। वही लोकसभा में बिल पास होने के बाद एनडीए के नेताओं ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सुनिए एलजेपीआर मुखिया चिराग पासवान और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। नहीं, देखिए, इसका हम लोग समर्थन लंबे समय से, हम लोग चर्चा के बाद जेपीसी में लंबे समय से इसको लेकर बहस हो रही थी, लंबे समय तक इसको लेकर चर्चा हो रही थी। हम लोग के जितने कंसर्न्स थे इसको लेकर जेपीसी में हमारे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वरुण भारती जी के द्वारा ये तमाम बातों को रखा गया है वहाँ पे। और मुझे खुशी है इस बात की कि कई ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो हम लोग के स्वीकार भी किए गए हैं। देखिए, हकीकत है, मैं ये मानता हूँ कि जितने संशोधन के बाद आज जब इसको लेकर आया गया है, तो इसको वो ढांचा, वो स्वरूप दिया गया है जो पुअर मुसलमान है। ये उन लोगों के हक की बात करता है, मुसलमानों में भी, जो आज की तारीख में भी हाशिए में है, भले वो मुसलमानों में पिछड़ी जाति से आने वाले लोग हों, महिला मुसलमान हो, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ इनमें संशोधन किए गए हैं। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि अगर किसी सिस्टम में आप पारदर्शिता ला रहे हैं, अगर किसी सिस्टम में आप ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, तो इससे आपको डर किस बात का है, फिर इससे आपको घबराहट किस बात की है? क्वेश्चन तब खड़े होते हैं जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जब आप अदालत तक, न्यायालय तक जाने की आप इजाजत नहीं देते, जब आप किसी के ऊपर तुरंत अपना हक आप बना लेते हैं बिना सामने वाले को इस बात का मौका दिए कि वो न्यायालय में जाके अपने पक्ष को भी रख सके। इन बातों से चिंता होनी चाहिए। बट जब आप ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं, पारदर्शिता लेकर आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर विपक्ष को इन बातों के ऊपर बांटने की राजनीति दिखती है, तो ये उनकी सोच हो सकती है, क्योंकि उनकी सोच ये रही भी है। उन्होंने हमेशा लोगों को डराकर, खास तौर पे मुसलमान वर्ग को डराकर भ्रमित करने वाली बातें उन्होंने हमेशा की हैं। उन्होंने सीए को लेकर भी यही कहा था। सीए को लेकर मैंने इसी सदन के पटल में मैंने कहा था कि हाथ कंगन को आरसी के, आने वाले समय में पता चल जाएगा कितने मुसलमानों की नागरिकता गई। एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर को आगजनी में इन लोगों ने, विपक्ष की पार्टियों ने झोंकने का काम किया। आज आप मुझे बता दीजिए, इतना समय बीत गया, किसकी नागरिकता छीन ली गई? सीए को लेकर, या फिर धारा 370 को लेकर इन लोगों ने दुनिया भर का माहौल बनाने का प्रयास किया। इस बार के लोकसभा के चुनाव में आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहां का संविधान खत्म कर दिया गया? झूठा नैरेटिव सेट करना विपक्ष की आदत बन गई है। और जो लोग मुझ पे और मेरी धर्मनिरपेक्षता के ऊपर सवाल उठाते हैं, भाई मैं उनका बेटा हूं जिन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया 2005 में, मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात को कहते हुए। मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूं। मैं उनकी विचारधारा के साथ तो कम से कम कभी समझौता नहीं करूंगा ना, जो लोग मेरे सेक्युलरिज्म के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मेरा समर्पण समाज के उस वर्ग के प्रति तो है, पर उससे ज्यादा मेरा समर्पण मेरे अपने पिता के विचारों के प्रति है। उसके साथ तो मैं समझौता नहीं करूंगा। और आने वाले दिनों में बिहार में 6-7 महीने में चुनाव है, पता चल जाएगा कि कौन सही था, कौन गलत था। भाई, मणिपुर में विपक्ष लंबे समय से बोलता रहा कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। गंभीरता पे सवाल उठा रहे हैं कि रात के इस समय ये गंभीरता ही है भैया, कि रात के इस समय भी हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। बट आप तैयार नहीं है, आपको आपकी नींद ज्यादा प्यारी है, आप मौजूद नहीं रहिएगा। इतने बड़े पूरे मुसलमानों को इकट्ठा करेगा विपक्ष, सब करेगा, और जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा वफ्द के संशोधन वाले विधेयक को, तो उस वक्त एलओपी मौजूद नहीं रहेंगे। मणिपुर पे जब गृह मंत्री जवाब दे रहे होंगे, प्रधानमंत्री आते नहीं, गृह मंत्री बोलते नहीं, दुनिया भर के सवाल खड़े करते हैं, और जब गृह मंत्री जब जवाब दे रहे हैं तो आप उस वक्त सुनना भी जरूरी नहीं समझेंगे। एलओपी की जिम्मेदारी होती है, बैठिए लंबे समय तक। आपके पूर्व के जो एलओपी थे, आप ही की पार्टी के थे, वो बैठते थे, सवाल करते थे, पूछते थे, काउंटर क्वेश्चंस होते थे। बट आप मौजूद ही नहीं रहेंगे और इतने गंभीर विषय पे नहीं रहेंगे, तो ये आपकी गंभीरता प्रदेश के उन लोगों के प्रति दर्शाती है और समाज के उन लोगों के प्रति दर्शाती है जिनको लेकर आज दिन भर चर्चा। जो कांग्रेस ने 2013 में गलत किया था तुष्टीकरण को लेकर के,
उसका शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की ज़मीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को ज़मीन पर हक मिले। नहीं, उनका तो कहने का काम है, किसी को बुलडोज नहीं किया गया। कांग्रेस ने जो 2013 में किया था उसी के कारण हुआ। और आपने सुना होगा 95 के पहले तो वक्फ बोर्ड था भी नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी है। उन्होंने भारत, चीन, पाकिस्तान समेत कई एशियाई देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया है। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, तो पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाया जाएगा। बांग्लादेश पर ट्रंप ने 37% टैरिफ लगाया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाजार में हलचल पैदा कर। पाकिस्तान पर इसका सीधा असर होगा, क्योंकि इस्लामाबाद अमेरिका का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ट्रंप के फैसले से पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर भी संकट हो सकता है। पाक की पूर्व राजदूत मलेहा लोधी ने कहा कि पाकिस्तान का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग ज्यादातर माल अमेरिका को बेचता है। ऐसे में पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग इससे प्रभावित होगा, जिसके बाद अब पाकिस्तान को ये देखना होगा कि वो कैसे नई स्थिति से तालमेल बिठाता है। पाकिस्तान को इससे राहत के लिए ज्यादा बाजार तलाशने होंगे और अपने निर्यात को और प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो अमेरिका राष्ट्रपति ने बांग्लादेशी उत्पादों पर टैरिफ 15% से बढ़ाकर 37% कर दिया है। इससे अमेरिका बाजार में बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट के निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया, जिसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग उठाई। वहीं ममता ने कोर्ट के फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में 26,000 शिक्षकों और अन्य कर्मचारी भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। इसे लेकर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की, तो वहीं सीपीएम ने तुरंत इस पद को भरने की बात कही है। इस मामले में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का बेहद सम्मान करती हूँ, लेकिन फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। कोर्ट के फैसले पर ममता ने कहा कि वो नौकरी खो चुके लोगों से मिलेंगे और उनसे उम्मीद न खोने के लिए कहेंगे। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी राज्य की विफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी के शासन में कैसे पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की योग्यता को पैसे के बदले बेचा गया। उन्होंने मांग की कि बनर्जी को इस भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से आयोजित 2016 की भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण सैकड़ों शिक्षक महीनों ने कोलकाता के मध्य में धरना दे रहे थे। वो अनुरोध कर रहे थे कि न्यायपालिका की ओर से निर्णय देते समय उनके मामले के गुण दोष पर विचार किया जाए और उन्हें मान्य किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है, जो वर्डिक्ट आई है, उसकी वजह से बंगाल में लगभग 26,000-25,500 से भी ज्यादा टीचर नॉन टीचिंग जो 2016 साल से नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी चली गई। सारे परिवार रास्ते में आ गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी इसलिए जिम्मेदार है कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के लोग जिन्होंने पैसा खाया था, पैसा खा के जो योग्य नहीं है उनको नौकरी दिया था, वो ममता बनर्जी उनको बचाने के लिए, अपनी पार्टी के नेता जो पैसा लिए थे उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने जो योग्य थे, जिन्होंने परिश्रम करके पढ़ाई करके जिनको नौकरी मिली थी, उन सबको आग में झोंक दिया ममता बनर्जी ने। पूरे 25,000 से ज्यादा 26,000 परिवार रास्ते में आ गए और इसके लिए अगर कोई दायी है वो ममता बनर्जी है और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रास्ते में उतरेगी। रामनवमी पार होते ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से रास्ते पे उठेगी और हम अभी से ही एजिटेशन शुरू करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल के बाद यानी रामनवमी के बाद बड़े जोर शोर से सरकार के खिलाफ रास्ते पे उतरेगी।
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अपने द्वारा जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जिसके बाद अब सरकार अपना एक और वादा पूरा करने जा रही है। बता दें, सरकार राजधानी में जल्द ही आयुष्मान भारत योजना शुरू करने वाली है। दिल्ली सरकार 5 अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना शुरू करने जा रही है। योजना में सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें पहले सबसे गरीब लोगों को 1 लाख कार्ड दिए जाएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में 10 अप्रैल तक 1 लाख लोगों को नामांकित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य शहर के स्वास्थ्य सेवा ढांचे में सुधार करना है। उन्होंने बताया कि MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद आयुष्मान भारत योजना को तेजी से लागू किया जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किए जाएंगे कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लाभ मिले। जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन 2017 की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा शुरू गई आयुष्मान भारत योजना को राष्ट्रीय राजधानी में लागू नहीं किया गया था। इस योजना में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शामिल है, जिसके बाद 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनाने वाली बीजेपी ने अपनी पहली कैबिनेट में इस योजना को मंजूरी दी थी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।